वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की मूवी में हम देखने वाले हैं जब अचानक बहुत सारे ज़ोंबी पानी से निकल आते हैं और फिर सभी को मारने लगते हैं, तो आखिर इन भयानक ज़ोंबियों को कैसे रोका जाता है। जहाँ मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक भूकंप आता है जो नीचे इतनी ताकत से झटका देता है कि एक दरार बन जाती है और एक चमकदार नीली रोशनी निकलने लगती है। किनारे पर एक कपल अपनी डेट का मज़ा ले रहा होता है। तभी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही अचानक कुछ उस आदमी को पानी के नीचे खींच लेता है। लड़की कंफ्यूज हो जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। फिर अचानक उसका मरा हुआ शरीर किनारे पर आ जाता है तो वो चीखने लगती है। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी आता है और उसे भी मार देता है। इस बीच हंटर रे और उसकी भतीजी जेडा मछली पकड़ने में मस्त होते हैं। तभी वो दूर एक नाव में आग लगने का देख लेते हैं। वो तुरंत वहाँ जाते हैं और हंटर आग बुझाने में मदद करता है। आग पटाखों की गलती से लगी थी जिसे हंटर अपने पास रख लेता है क्योंकि वो वहाँ का स्थानीय सुपरवाइज़र है। वो नाव पर बैठे लोगों को शराब पीने और नाव चलाने के लिए डांटता है, लेकिन ब्लेन को ये बात पसंद नहीं आती। उसी समय एक पहाड़ी पर एक रहस्यमय आदमी नीली रोशनी को दूरबीन से देख रहा होता है। हंटर का ग्रुप फिर से मछली पकड़ने लौटता है और रे की लाइन पर कुछ बड़ा पकड़ा जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो एक मरे हुए व्यक्ति का शव निकालता है जो पूरी तरह नीला है। जीडा एक अंडर वाटर कैमरा का इस्तेमाल करके जांचती है और समुद्र के तल पर असामान्य नीली रोशनी का पता लगाती है। हंटर जल्दी से अधिकारियों को रेडियो पर सूचित करता है और जब जीडा शव को ढकती है तो लड़के किनारे पर नीली रोशनी देखते हैं। जीडा 1 सेकंड के लिए नजर हटा लेती है और पाती है कि शव गायब है। ये आदमी भी ज़ॉम्बी है और तुरंत उस पर हमला करता है जिससे उसकी कंधे पर गंभीर चोट लगती है। उस प्राणी को अपने ऊपर खींचने की कोशिश करता है जबकि हंटर अपनी मछेटा लेकर ज़ॉम्बी पर वार करता है। हालांकि ये प्राणी जल्दी ही फिर से उठता है, इसलिए हंटर और रे मिलकर उसे समुद्र में धकेलने का प्रयास करते हैं। शहर में हंटर की गर्लफ्रेंड केंजी और उसकी बेटी सैम हंटर के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती हैं, जो केंजी से जेडा की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। केंजी तुरंत अपने पति से मिलने निकलती है जबकि सैम अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में जाती है। सैम गायक डैग से मिलती है और उनके बीच रोमांटिक माहौल बनता है। जल्द ही केंजी और एक एम्बुलेंस जेडा को उठाने आती है और उसे अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टर उसकी जांच करते हैं जबकि रे उसके साथ रहता है। इस बीच हंटर शेरिफ अकोनी से मिलता है और वे इस अजीब घटना की जांच करने का फैसला करते हैं। वो हंटर की नाव पर जाते हैं और पहले से ही सतह पर नीली रोशनी देख सकते हैं। हंटर फिर से कैमरा भेजता है और एक जहाज़ का मलबा देखता है जो रहस्यमय रोशनी पैदा कर रहा है। जहाज़ पर नाम और पहचान की पट्टिका नहीं है, जो भी अजीब है। नज़दीक एक अजीब प्राणी तैर रहा होता है। हंटर कहता है कि ये हमले ज़ॉम्बियों की वजह से हो रहे हैं और अपने अनुभव साझा करता है, लेकिन अकोनी इस विचार पर हंसता है। तभी एक बड़ा झुंड ज़ॉम्बियों का पानी में प्रकट होता है और उनकी तरफ तैरने लगता है, इसलिए अब अकोनी हंटर की बात मानने लगता है। जब हंटर केंजी को फ़ोन करता है और उसे जेडा को अलग रखने के लिए कहता है, वो अपने सहयोगियों को मदद के लिए बुलाता है और सभी को इलाके से इवैक्यूएट करने का निर्देश देता है। समुद्र तट पर सुनामी की सायरन बजने लगती है और लोग समुद्र की तरफ देखकर हैरान होते हैं जब उन्हें पानी पीछे हटता हुआ दिखता है। हंटर और अकोनी वापस नागरिकों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें अपने पीछे ज़ॉम्बियों की एक विशाल लहर दिखाई देती है। जब लोग सुनामी के आने पर घबराते हैं, हंटर अपनी नाव को तेज़ी से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लहर में फंस जाता है और अब उनके पास छिपने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी तट पर पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। हर कोने पर ज़ॉम्बी शव छोड़ देते हैं। हंटर और अकोनी भी सुरक्षित तट पर पहुंचते हैं और अकोनी एक ज़ॉम्बी पर बंदूक तानता है, लेकिन वो फिलहाल गोलियां बचाने का फैसला करता है। अस्पताल में केंजी रे को बताती है कि ज़्यादातर स्टाफ को बाहर निकाल लिया गया है, इसलिए जेडा को थोड़ी देर नहीं देखा जा सकेगा। इसका मतलब है कि वो और रे अभी क्वारंटाइन में रहेंगे। समुद्र तट पर कुछ ही लोग बचे हैं, इसलिए हंटर और अकोनी उन्हें खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लहर से टकराए ज़ॉम्बी उठने लगे हैं और समुद्र से और ज़ॉम्बी हर उस व्यक्ति पर हमला करने आ रहे हैं जो उन्हें मिलते हैं। ज़्यादातर बचे हुए लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिससे झुंड और बड़ा हो जाता है। अकोनी और हंटर अपनी बंदूक और मछेटा से कुछ ज़ॉम्बियों को मारते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और लोग लगातार मारे जा रहे हैं। हंटर एक नाव ढूंढता है और इंजन का इस्तेमाल करके कई मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिससे कुछ लोग भागने में सफल होते हैं। इसी बीच सैम और उसके दोस्त एक बिल्डिंग से हमले को देखते हैं और अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोग घबराहट में व्यस्त होते हैं और फ़ोन नहीं उठाते। अस्पताल में
जेडा बेहोश होती है, लेकिन 1 सेकंड बाद ही मर जाती है। वो तुरंत फिर से एक ज़ॉम्बी के रूप में जाग जाती है और रे पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी एक डॉक्टर अंदर आता है और जेडा उस पर हमला करने के लिए कूदती है। रे इस मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से कमरे से बाहर भागता है। समुद्र तट पर अकोनी एक छतरी से एक और ज़ॉम्बी को मारता है। हालांकि जितने भी ज़ॉम्बियों को वो मारते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है और घायल ज़ॉम्बी फिर से चलने लगते हैं। इसलिए अकोनी और हंटर भागने का फैसला करते हैं और मदद लेने निकलते हैं। जब वो ट्रक में बैठते हैं, अचानक पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर चिल्लाते हैं, लेकिन वो तो बस ब्लैन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं जो छिपे हुए थे। वे उनकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं और ट्रक तेज़ी से चल पड़ता है। इस बीच रहस्यमय दूरबीन वाला आदमी समुद्र तट पर पहुंचता है और एक ज़ॉम्बी के पास क्रोबर लेकर जाता है। अस्पताल में केंजी एक कमरे से बाहर आती है और देखकर चौंक जाती है कि जेडा ने उसके पूरे स्टाफ को मार दिया है। जेडा उसे दौड़ाने लगती है और जब केंजी गलियारे में भागती है तो रे उसे एक कमरे में खींचकर दरवाज़ा बंद कर देता है, जबकि जेडा उस पर दरवाजे को पीटने लगती है। अफसोस की बात है कि स्टाफ भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और जेडा की मदद करते हैं और वे अंत में दरवाज़ा तोड़ने में सफल होते हैं। इसलिए रे और केंजी को फिर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो अस्पताल के एक और हिस्से में पहुंचते हैं और वहां एक ज़ॉम्बी को व्हील चेयर पर पाते हैं और जेडा अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। इस जोड़ी को लगातार भागते रहना पड़ता है और निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। कुछ मिनट बाद अकोनी और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें और ज़ॉम्बी आते दिखाई देते हैं वो तेज़ी से भागते हैं। मॉन्स्टर्स लगभग ब्लेन तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को झुंड की तरफ धकेल देता है और अंदर बाकी लोगों के पास चला जाता है। जब ज़ॉम्बी खिड़कियों पर धावा बोलते हैं तो हंटर ब्लेन से उसकी हरकत के लिए नाराज़गी जताता है, जिससे ब्लेन भड़क जाता है और एक पुलिस वाले से बंदूक ले लेता है। ब्लेन हथियारों के लिए आर्मरी की मांग करता है और जब बाकी लोग मना करते हैं तो वो एक अधिकारी को गोली मार देता है। फिर ब्लेन आर्मरी की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर उसे नॉकआउट कर देता है। सैम और उसके दोस्तों की बात करें तो वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर भागने लगते हैं। उन्हें एक ज़ॉम्बी को धकेलना पड़ता है और झुंड दूसरी दौड़ने वाली टीम पर टूट पड़ता है, जिससे कुछ लोग गिर जाते हैं। कुछ ब्लॉक आगे सैम का ग्रुप एक मार्केट में छिपने का फैसला करता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बियों की भरमार है। डैग गिर जाता है और अपने टखने को चोटिल कर लेता है, इसलिए सैम को उसकी मदद करनी पड़ती है। दूसरा लड़का तुरंत मारा जाता है और ग्रुप बंट जाता है। तानी कुछ ज़ॉम्बियों को धकेलकर बाहर भाग जाती है, जबकि सैम और डैग पीछे की तरफ दौड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में अकोनी मदद के लिए रेडियो पर कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर अकोनी एक सुरक्षित जगह से एक लिफाफा निकालता है जिस पर रेवॉक फार्मास्यूटिकल्स लिखा होता है और वो इसे फाड़ देता है जब हंटर नहीं देख रहा होता। हंटर समुद्री रजिस्ट्री में लॉगिन करता है और उस जहाज़ को ढूंढता है जो समुद्र के तल पर है। वो रेवॉक इंडस्ट्रीज़ के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसकी स्थिति सल्वेज्ड एंड झंक्ड है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने मलबे को छिपा लिया। उस समय ज़ॉम्बी ने आखिरकार खिड़कियां तोड़ दी, इसलिए हंटर और अकोनी हथियार लेने के लिए आर्मरी में जाते हैं। हंटर ज़्यादा ध्यान जब्त की गई वस्तुओं पर देता है और उसे एक डबल ब्लेड वाली सुंदर तलवार मिलती है। बाहर निकलते समय एक हाथ में हथकड़ी लगे ब्लेन उनसे कहता है कि उसे भी ले चलें, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पुलिस के शील्ड्स का इस्तेमाल करके वो दरवाजे पर मौजूद झुंड के बीच से निकलते हैं, जबकि अकोनी सबसे करीब के ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है। हंटर सड़क से आ रहे झुंड को ख़त्म करने के लिए एक बैजुका का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और भी बुरी बात यह है कि दूसरी ज़ॉम्बी सुनामी आ रही है। दोनों ट्रक में भाग निकलते हैं और जैसे ही वो जंगल के बीच से गुजरते हैं वो अल्फा ज़ॉम्बी से टकराते हैं और उसे रौंद देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ नहीं होता। सैम और डैग की बात करें तो वो पार्किंग में पहुंचते हैं और उसकी वैन पाते हैं, जहां एक बैंड का सदस्य आराम कर रहा होता है। वो अपने हेडफोन पहने हुए था और उसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो दूसरों के लिए वैन खोलता है, लेकिन जब वो एक हीरो बनने की कोशिश करता है तो वो कई ज़ॉम्बियों से नहीं लड़ पाता और जल्दी ही मारा जाता है। सैम और डैग दरवाजे बंद कर लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन नहीं चलती। इस बीच तानी शहर छोड़ने में सफल हो जाती है और जंगल में भागती है, जबकि ज़ॉम्बी अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो दूर एक घर देखती है और सामने के गेट की ओर दौड़ती है, जहां मार्टी उसे सुरक्षा कैमरों पर देखता है। ये वही रहस्यमय आदमी है जिसने एक ज़ॉम्बी को पकड़ रखा है और उसे बेसमेंट में छिपाकर उसे अध्ययन करता है। मार्टी उससे कहता है कि वो अपने सिर के पीछे दिखाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसे काटा नहीं गया है, और अंत में गेट खोलता है जब वो देखता है कि वो साफ है। तानी अंदर दौड़ जाती है ठीक उसी समय जब ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन अब झुंड गेट के सामने खड़ा होता है। फिर तानी मार्टी का रेडियो उधार लेकर अपने पिता को बुलाती है, जो अकोनी निकलता है। वो उसे आश्वासन देती है कि वो मार्टी के साथ अंदर रहेगी और अकोनी से कहती है कि सैम को मार्केट से ले आए।
पुलिस स्टेशन में ब्लेन मृत अधिकारी के पास पहुंचता है और चाबी लेकर खुद को आज़ाद करता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे दरवाजे पर अपनी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड मिलती है, जो तुरंत उस पर कूद जाती है और उसे काट लेती है। पार्किंग में डैग स्वीकार करता है कि वो सैम को धीमा कर रहा है और उसे उसके बिना जाने के लिए कहता है। फिर वो खिड़की से बाहर निकलकर छत पर चढ़ जाता है, जहां वो अपने यूकेलेले के साथ गाना गाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसी समय अकोनी और हंटर पहुंचते हैं, इसीलिए सैम उनकी ओर दौड़ती है, जबकि अकोनी किसी भी मॉन्स्टर को जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मार गिराता है। जब सैम पुरुषों के साथ चली जाती है, ज़ॉम्बी अंततः डैग तक पहुंचते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद ग्रुप अस्पताल की ओर जाता है। ठीक उसी समय दरवाज़ा बंद करते हैं जब ज़ॉम्बी उनके पास पहुंचते हैं। केंजी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती, इसलिए सैम एक गलियारे से दौड़ती है ताकि फ़ोन ले सके और फिर एक कमरे में छिप जाती है। वो इसका इस्तेमाल करके स्पीकर के जरिए बात करती है। अपनी माँ से कहती है कि वो उन्हें दूसरे मंजिल पर ढूंढे। शोर सुनकर कई ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं, इसलिए हंटर और अकोनी उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं, एक बंदूक और अग्निशामक के साथ। सैम नहीं जानती कि फ़ोन की तार उसकी टांग के चारों ओर फंस गई है और जल्द ही मॉन्स्टर इसे बाहर से खींचने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी अपने सिर से दरवाज़ा तोड़ देता है, इसलिए सैम को अपनी रक्षा करने के लिए डबल ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ही समय में हंटर बिजली के बॉक्स से 2 तार निकालता है और एक ज़ॉम्बी को करंट लगाकर मार देता है, जिससे एक बिजली की श्रृंखला बनती है जो जीव से जीव में कूदती है और सभी को मार डालती है। फिर केंजी और रे लिफ्ट में आते हैं। एक ज़ॉम्बी केंजी के रास्ते में आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से उसे धक्का देती है और अंत में अपनी बेटी से मिलती है, जबकि लड़के ज़ॉम्बी को लॉक कर देते हैं। ग्रुप बाहर निकलने की कोशिश करता है और केंजी देखती है कि लहर के साथ आए ज़ॉम्बी उन लोगों से अलग दिखते हैं जो काटने से ज़ॉम्बी बने। वो निष्कर्ष निकालती है कि उन लोगों पर प्रयोग किया गया था। बाहर हंटर कुछ और ज़ॉम्बियों को अपने ब्लेड से गिराता है ताकि ग्रुप ट्रक में बैठकर भाग सके। कुछ ही पल बाद वो मार्टी के घर पहुंचते हैं और तानी अपने पिता से मिलती है। वो देखती है कि अकोनी को चोट लगी है और मार्टी घबरा जाता है, लेकिन अकोनी उन्हें आश्वासन देता है कि ये बस एक खरोंच है और उसे वास्तव में काटा नहीं गया। जब सभी अंदर होते हैं, अकोनी मार्टी के रेडियो का इस्तेमाल करके बैकअप मांगने की कोशिश करता है। हालांकि मार्टी कहता है कि जब से ये सब शुरू हुआ है वो किसी से संपर्क नहीं कर सका। तानी समझती है कि उनके पास 2 सुनामी आई थी और किसी ने भी क्षेत्र की जांच नहीं की, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई साजिश है। समय ज़ॉम्बी कैदियों ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और दहाड़ने लगते हैं। अकोनी एक आवाज़ सुनता है और जांच करने जाता है। प्रयोग कक्ष में प्रवेश करता है और बिस्तर खाली पाता है। अचानक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद अकोनी को काट लेता है। जब वो दर्द से चिल्लाता है तो वो ज़ॉम्बी को अपने से धक्का देकर गिराता है और उस समय मरे हुए ज़ॉम्बी की आवाज़ फर्नीचर से टकराने की आवाज़ सुनकर बाकी लोग आ जाते हैं। ज़ॉम्बी उन्हें सुनता है और ऊपर चला जाता है, जहां लड़के उसे धक्का देते हैं और वो केंजी के खिलाफ लड़ता है। मार्टी तुरंत उस पर हमला करता है अपने टेसर से, जिससे वो झट से मर जाता है। रे अकोनी को ऊपर ले जाता है और तानी उसकी चोट का इलाज करती है, जबकि हंटर टेसर को ब्लेड से जोड़कर एक और बेहतर हथियार बनाता है। ग्रुप मार्टी को ज़ॉम्बी छिपाने के लिए डांटता है तो वो बताता है कि वो उनकी कमजोरी जानने के लिए प्रयोग कर रहा था। ये ज़ॉम्बी फॉस्फोरस वाली लिक्विड से भरे हुए हैं जो पानी में चमकने का कारण है, और यही कारण है कि बिजली ही उन्हें सही से खत्म कर सकती है। हंटर समझता है कि उन्हें ज़ॉम्बी को वापस पानी की तरफ खींचना है और वहां बिजली चलानी है ताकि सभी एक साथ मारे जाएं। उन्हें मलबे को भी उड़ाना होगा ताकि वो और ज़ॉम्बी न बना सके। मार्टी बताता है कि उसके पास ग्रेनेड और C4 की बड़ी सप्लाई है। जब ग्रुप हथियारों को पैक करने लगता है, हंटर बाहर जाकर रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसर काम नहीं करता। अचानक गेट खुलता है और केंजी मदद करने आती है। वो वुड चिपर चालू करती है और फिर वो दोनों एक एक करके ज़ॉम्बियों को चिपर में डालकर ख़त्म करने लगते हैं। उनकी टीम वर्क बेहतरीन है और जल्दी ही सभी दुश्मन मारे जाते हैं, जिससे ग्रुप भाग निकलता है। बाहर निकलते वक्त केंजी हंटर से कहती है कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसे सैम का ध्यान रखना चाहिए। अकोनी को अचानक बीमार सा लगने लगता है तो वो एक गुफा में आराम करने के लिए रुकते हैं। ये अजीब है कि वो अभी तक नहीं बदला है, और मार्टी बताता है कि उसे सिर के पास नहीं काटा गया था, इसलिए संक्रमण उसके दिमाग तक पहुंचने में थोड़ा समय ले रहा है। जानकर कि अंत निकट है, अकोनी बताने का फैसला करता है कि उसे क्या पता है। 20 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस समुद्र तट पर एक नया एंटी एजिंग दवा का परीक्षण करने आई थी, बिना सरकारी परमिशन के। उन्होंने हर किसी को इस राज को छुपाने के लिए रिश्वत दी, जिसमें स्थानीय परिषद के नेता भी शामिल थे। अकोनी मदद करने के लिए राजी हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को मेडिकल केयर देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो मर गई। हालांकि दवा मानव परीक्षण के लिए तैयार नहीं थी और इसके भयानक साइड इफेक्ट्स हुए, इसलिए कंपनी ने संक्रमित लोगों को भेज दिया और स्टाफ को बोट से निकाल लिया, फिर शिप को डुबा दिया।
उन्होंने पहचान पत्र भी हटा दिया क्योंकि उस पर कंपनी का लोगो था। केंजी को शक होता है कि ये साइड इफेक्ट्स नहीं थे और इंसानों से हथियार बनाने की योजना कंपनी की थी। तभी जॉम्बी उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला करते हैं। हंटर आखिरकार टेसर ब्लेड को काम में लाता है और मार्टी की मदद से प्राणियों को मारने लगता है, जबकि बाकी भागने लगते हैं। बाहर निकलते वक्त तानी को अकॉनी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो आखिरकार मर जाता है, लेकिन वो उसकी हथेली में एक ग्रेनेड रख कर जाती है। जब सभी जॉम्बी खत्म हो जाते हैं, हंटर और मार्टी बाकी लोगों से जुड़ जाते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। जाने से पहले तानी देखती है कि अकॉनी जॉम्बी के रूप में जागता है और अपनी आखिरी क्षणों में ग्रेनेड को सक्रिय करता है। विस्फोट गुफा को बंद कर देता है और बाकी जॉम्बियों को पीछे रोक देता है। कुछ समय बाद ग्रुप समुद्र तट पर पहुंचता है और योजना को आगे बढ़ाने के लिए बंट जाता है। मार्टी बताता है कि उसने अपने घर में कुछ C4 छोड़ा है और अब रिमोट से उसे उड़ा देता है। रे, मार्टी और तानी एक नाव में C4 लेकर मलबे की तरफ जाते हैं। मार्टी सभी कनेक्शंस बना रहा है और तानी उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि जॉम्बी उनकी तरफ तैर रहे हैं। हंटर कुछ तार लेकर पूल की तरफ खींचता है, जबकि केंजी और सैम पावर बॉक्स के पास सही समय का इंतजार करती है। फिर हंटर एक बाइक लेता है और जोर से म्यूजिक बजाता है ताकि जॉम्बी उसका पीछा करें। उसी वक्त मार्टी C4 लगाने के लिए पानी में कूदता है और जॉम्बियों से घिर जाता है। रे उसे मदद करना चाहता है, लेकिन एक जॉम्बी भी आकर रास्ता रोक लेता है। जैसे ही तानी उस प्राणी को धक्का देती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मार्टी पहले ही मारा जा चुका होता है। जब हंटर पुल तक पहुंचने ही वाला होता है, तब गाड़ी रेत में फंस जाती है और उसे पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। अचानक उसे अल्फा जॉम्बी मिल जाता है जो उसे जमीन पर धकेल देता है। टेसर ब्लेड फिर से काम नहीं कर रहा, इसलिए हंटर को हाथ से लड़ाई करनी पड़ती है। अल्फा जॉम्बी उसे हथकड़ी में पकड़ लेता है। फिर हंटर उसे धक्का देकर अलग होता है। केंजी ये सब देखती है और बाइक को फंसने से बचाने के लिए दौड़ लगाती है। फिर से म्यूजिक बजाने लगती है ताकि सभी जॉम्बी पूल की तरफ चले। हंटर अल्फा जॉम्बी से लड़ाई जारी रखता है और जब उसे गर्दन से पकड़ लिया जाता है, वो एक छुपा हुआ चाकू निकालकर जॉम्बी का हाथ काट देता है। नाव में तानी जॉम्बियों को गोली मारने में लगी है जो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आते ही जा रहे हैं। रे उसे एक लाइफ जैकेट देता है और कहता है कि वो भाग जाए, जैसे उसका पिता चाहता था, इसलिए वो समुद्र में कूद जाती है। अल्फा अभी भी हंटर से लड़ाई कर रहा है, जो उसे एक लात मारता है और ब्लेड को फिर से हासिल करता है। टेसर आखिरकार काम करता है और वो जॉम्बी का सिर काट देता है। ठीक उसी समय सैम पावर बॉक्स को चालू करने में सफल हो जाती है, जिससे सभी जॉम्बियों को एक साथ करंट लग जाता है। आनी तैर कर दूर चली जाती है। रे हंटर को रेडियो के जरिए अलविदा कहता है और C4 को सक्रिय करता है, जिससे वो विस्फोट में मर जाता है। एक विशाल लहर बनती है और समुद्र तट की तरफ बढ़ने लगती है, इसीलिए हंटर को भागना पड़ता है और अब उसका रास्ता जॉम्बी बने ब्लेन द्वारा रोका जाता है और वो उसे ब्लेड से मार देता है, जिससे उसका सर उड़ जाता है। फिर हंटर उस लहर के टकराने से पहले भागने में सफल हो जाता है। वो केंजी और सैम से मिलता है, जो तानी को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। ये जोड़ी किस करती है और परिवार रेस्क्यू टीम को दूर से आते हुए देखता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।